So today we will talk about polity. Polity is holds a very significant part in your prelims and mains. तो मेंस में पार्ट 2 का है हिस्सा है ये पेपर 2 मेजरली इसी पे बेस्ड है, तो पेपर 2 का जितना भी सिलेबस होगा वो पूरा करा दूंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी. एंड प्रीलिम्स में of course many questions are about 10 to 15 questions are always there in the means in the prelims. So polity basically, when we talk about polity, we talk about Indian polity mainly, and we talk about constitution ने political structure बनाया है. So when you know about like suppose करो the making of constitution was to be given to you, and आपको बता दिया जाता तो कि भाई इंडिया या भारत जो भी बोलो आप, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करना है, तो व्हाट यू विल थिंक ऑफ इट. आप क्या क्या उस किताब में लिखते. एक सपोज करो एक नए आइलैंड पे गए आप, न्यू आइलैंड है, एक न्यू आइलैंड है मान लीजिए, और यहाँ पानी है बाकी कुछ नहीं है. तो यहाँ कुछ लोग रहते हैं और ये लोग अपने आप को एक पॉलिटिकल सेटअप में चलाना चाहते हैं. इनका पॉलिटिकल सेटअप कैसा होगा, ये किस तरीके से अपने आप को गवर्न करें, वो उसके लिए एक किताब लिख के कोई आप चाहते हैं कि ये लोग मान लीजिए ये जानते नहीं है और ये काम आपको दे दिया, ये टास्क, दिस टास्क इज योर्स, ठीक है. तो मैं मान लीजिए बागेश्वर एंड कंपनी को दे देता हूँ ये काम, ठीक है. मैंने यू ऑल आर गिवन दिस टास्क, तो आप क्या क्या करोगे, व्हाट विल बी योर इंटेंशन. सो इसमें अब आप डिसाइड करोगे. मान लेते हैं एक वर्चुअल कंट्री है या जो भी है, एक आइलैंड है, और आप यहाँ के पढ़े लिखे निवासी हो, चाहे अपने आप को डॉक्टर BR अम्बेडकर समझिए, आप लॉ जानते हैं, और आपने सबको हेल्प करनी है टू मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ये अपने आप को डेमोक्रेटिकली गवर्न करना चाहते हैं ये अपने आप को. और यहाँ पे पहले मान लीजिए कोई डिक्टेटर का रूल चल रहा था, तो आपने इनको यूनाइट किया और आपने फाइनली इनको डिक्टेटर को भगा भी दिया यहाँ से. Now you want to give a new shape to this country, and you want to have a futuristic document which can uphold for thousands of years. तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये कंट्री हैप्पीली एवर आफ्टर जीती रहे, इसको दिक्कतें ना आए. तो आपने सोचा कि हम सब लोग जो सरकारें होंगी वो कोई किसी डिक्टेटर की या किसी राजा की ना हो, वो लोगों की सरकार हो, लोग चुने उसे. तो आपने उसे नाम दे दिया डेमोक्रेसी, ठीक है. तो वो एक जनतंत्र हो, एक तरीके से जनता के द्वारा बना हुआ सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम. वहां पे उस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए आपको किताब लिखनी है. तो अब आप क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, तो आप बताओगे कि मेरा इतना बड़ा लैंड है तो इसका लिमिट क्या क्या है. तो मेरा लैंड यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता, नहीं बताओगे. तो टेरिटरी की बात नहीं करोगे, टेरिटरी का मतलब होता है लैंड. तो विदाउट टेरिटरी तो भाई आप कैसे पता चलेगा कि आप इस आइलैंड की बात कर रहे हो, किसी और आइलैंड की बात कर रहे हो, या किसी और कंट्री मतलब किसकी बात कर रहे हो. तो यू मार्क्ड के आई एम राइटिंग दिस डॉक्यूमेंट फॉर दिस टेरिटरी. अच्छा, आप फिर बोलोगे कि मैं इस टेरिटरी को मान लो कुछ अपनी गवर्नेंस के लिए कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर लेता हूँ. तो मेरी जो टेरिटरी होगी वो एकदम एक ऐसा हो सकता है, यहाँ पे वाटर बॉडी हो और ये छोटे छोटे आपने शहर बना दिए, जो भी है डिवीजन कर दिया आपने, और यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को आप चार्ज देंगे, जो भी करेंगे आपकी प्लानिंग है. तो आपने टेरिटरी बता दी कि मेरी टेरिटरी की लिमिट होगी और मेरी टेरिटरी जो होगी डिवाइडेड होगी, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. तो ठीक है, आप इतना तो बता दिया आपने. अब आप ये बताओगे इसमें रहने वाले कौन, इस यहाँ पर रहने वाले लोग कौन माने जाएंगे. सपोज करिए 10 लोग आ गए यहाँ से बोट पे बैठ के घूमने के लिए, ये बोले यहाँ पे सीन बहुत अच्छे हैं. फिर 50 लोग आए, फिर 500 लोग आए, क्या इन लोगों को भी इस देश का वासी माना जाए.
कि ये लोग भी इसी आइलैंड वासी होंगे या फिर ये जस्ट विजिटर थे। तो इस आइलैंड का वासी कौन है, कानून में आप डिफाइन करना चाहते हो, जिससे कि हमेशा के लिए झंझट ही खत्म हो जाए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। तो देन यू केम अप कि भाई जिसको हम सिटीजन बोल रहे हैं, तो सिटीजन कौन कौन होगा, कौन कौन सिटीजन होगा, कौन कौन सिटीजन नहीं होगा, किन किन पे ये डॉक्यूमेंट लागू होगा, किन पे ये डॉक्यूमेंट लागू नहीं होगा, हम किन को रेगुलेट कर रहे हैं। बिकॉज ये टूरिस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बाहर वालों से कोई, या मान लीजिए ये एक और आइलैंड था, यहाँ पे कुछ और लोग रहते थे, वो अपने हिसाब से जी रहे थे। मान लीजिए इनका राजा ठीक था, तो ये अभी इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, या अभी भी राजा के अंडर है। तो यू आर मेकिंग फॉर देम, तो यू नीड टू टेल कि व्हाट इज योर टेरिटरी, व्हाट इज योर citizen. Now these people have fought, these people have fought against this person to make themselves free. So they wants कि अगर फ्यूचर में भी इन्होंने किसी को चुना, वो भी ऐसा निकला है, तो there is a chances. So जो रूलर है वो ऐसा हो गया, तो even if the whole people are choosing that person, so they want कि okay, what whoever be the ruler, we want to have certain rights. सो ये किताब पहले से लिख के दे देती है कि ये जो लोग होंगे इनके पास एक कुछ राइट्स होंगे जिनको कोई नहीं छीन सकता। दे आर बेसिक, दे आर फंडामेंटल, दे आर मूल, मतलब नो वन कैन टच देम। तो इनको कुछ राइट दे दिया आपने लोगों को। तो कोई भी कंट्री होती है, कंट्री होने के लिए उसे क्या चाहिए होता है, टेरिटरी चाहिए, लोग चाहिए, टेरिटरी हो गई है, लोग हो गए उसके, और उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए, और ये सॉवरेन होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका मास्टर यहाँ बैठा हो, ऐसी 10 कंट्रियों का मालिक हो ये, और ये उसके स्लेव्स हों। तो ये सॉवरेन भी होना चाहिए। तो किसी देश को कंट्री तभी कहा जाएगा जब वो, जैसे कि कैटलोनिया है, कैटलोनिया ने आज उनके पास टेरिटरी भी है, लोग भी हैं, वो अपनी सरकार खुद चलाते हैं, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला उनको। तो इसलिए ये भी है कि उसे बाहर वाले ये जो सब माने कि हाँ भाई आप कंट्री हो, यूएन रिकॉग्नाइज करे। यूएन में सारी कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज हैं, दे ऑल रिकॉग्नाइज। अगर इतना सारे कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं, देन यू आर अ कंट्री टुडे। ठीक है, देन यू आर अ कंट्री टुडे। तो अब आपने इसको सॉवरेन कंट्री बता दिया कि भाई ये अपने अपने आप में, सॉवरेन का मतलब अपने मामले खुद संभालते हैं, इनको किसी और से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करना है। तो जो संप्रभुता रखते हैं, अपने ऊपर फुल कंट्रोल रखते हैं, जैसे कि लोग डिप्रेशन में अपने ऊपर कंट्रोल छोड़ देते हैं, तो यू लूज योर सॉवरेनिटी, यू गेट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो सॉवरेन मतलब दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, दे नो देयर गुड एंड बैड, they are called sovereigns, like, तो sovereign are fully independent to take their decisions। तो टेरिटरी होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, एंड रिकॉग्निशन होना चाहिए। टेरिटरी एंड पीपल, तो इस तरीके से यू विल हैव अ कंट्री। ठीक है, तो मैंने एक फिक्सियस कंट्री ले ली, एक आइलैंड इमेजिन किया। तो वहां पे पहले आपने मुझे, मैंने बोला कि आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए। तो ये टास्क मैंने आप लोगों को दिया है, तो आप सबसे पहले दिखाएंगे, चलो ठीक है सर कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखना है, पहले ये तो बताएं कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। तो आपने उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स बता दी और टेरिटोरियल डिविजन उसके कैसे कैसे ये बता दिए। फिर आपने बताया कि वहां के नागरिक कौन होंगे और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। वट एवर मे बी द गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट कैन टेक अवे दीज राइट्स। बिकॉज इसलिए यहाँ के लोग खुश हैं अब एटलीस्ट कि हाँ भाई हमारे ये राइट तो सुरक्षित है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बोले चलो ठीक है, लेकिन कौन सा तुम राजा बैठा रहे हो वहां पे। you are people are selecting a government and they are electing a government, they are electing a government for a purpose. So what is the purpose, why this government is there? Just to enjoy? No. So they also have a duties, so you tell them okay, what is duties of the government, गवर्नमेंट क्यों बनाई है हमने, तो आप क्लियरली बताओ कि ये काम करने हैं आपको। तो अब ठीक है, गवर्नमेंट की आपने बता दी। अब फिर आती है कि भाई आपकी जो टेरिटरी थी उसका साइज था बहुत बड़ा। अगर मैं एक रूलर यहाँ पे बैठा दूं, उसको बोलूंगा पूरी चलाओ, तो ये कभी, इसको यहाँ तक ट्रेवल करने मान लो ये 2 दिन लगते हैं। तो बेटर ये होगा, और यहाँ के लोग कभी यहाँ नहीं गए, यहाँ के लोग कभी यहाँ नहीं आए, यहाँ के लोग कभी यहाँ नहीं आए, यहाँ के लोग कभी यहाँ नहीं आए। तो अगर तो ये, और उस देश में इतनी सारी भाषा बोली जाती है, इसको ये नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। तो इस वजह से यहाँ इन्होंने सोचा कि भाई हम इतने डाइवर्स कंट्री हैं, हम इतना डाइवर्स नेचर रखते हैं, इतना डाइवर्स कल्चर रखते हैं, इतना हिस्ट्री, 5000 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी
अलग अलग हैं और आसानी से रह रहे हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी कॉमनलिटीज। तो यू डिसाइड कि हम एक काम करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं और एक छोटे छोटे राज्य बना देते हैं, छोटे छोटे स्टेट गवर्नमेंट बना देते हैं, जो कि ये गवर्नमेंट ये बताएगा कि कैसे चलाने हैं आपको, डॉक्यूमेंट जो है ये बताएगा कि दोनों को कैसे सरकार चलानी है। तो बेसिकली जब आप सरकार के बारे में पढ़ते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फेडरल कॉन्सेप्ट होता है, एक फेडरल सरकार होती है, एक यूनिटरी सरकार होती है, और एक होती है आपकी कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन का मतलब लूज फेडरेशन। जैसे कि आपका बीसीसीआई हो गया या कोई फुटबॉल के क्लब्स हो गए, तो उसमें इंडिपेंडेंट क्लब्स ने अपने इंडिपेंडेंट क्लब्स जो है अपने आप को मिलकर एक कन्फेडरेशन बना दिया। बोले कि एक इंडिया लेवल पे या नेशनल लेवल पे वो टूर्नामेंट कराने के लिए वी ऑल विल कम विद आवर टीम्स एंड वी विल प्ले, otherwise they play are themselves only within their country, within their clubs। तो कन्फेडरेशन का मतलब लूज फेडरेशन। तो जो सेंट्रल फेडरेशन एक बना दिया, उसका काम है कि सेंट्रल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना, एक बार वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना और बस हो जाओ, बाकी ये आपस में खेलते रहेंगे। तो इनको जो कन्फेडरेशन जो होती है, तो कन्फेडरेशन का मतलब कुछ पार्टीज दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ, अब दे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई ये काम हम आपके थ्रू करेंगे। तो ये, लेकिन मेजोरिटी पावर इन्हीं के पास है, दे आर इंडिपेंडेंट, दे होल्ड मेजोरिटी पावर एंड सम पावर्स आर गिवन टू दिस। बोले कि भाई हमें कुछ कुछ पावर्स जो है हम आपको दे देते हैं, सो दैट हम नेशनल लेवल पे कोई बड़ा इवेंट करना हो तो देन यू कंडक्ट फॉर आवरसेल्फ। तो ये डिसाइड करेगा इस बार ये कंट्री कराएगा, इस बार ये कंट्री कराएगा, इस बार ये कंट्री कराएगा, ये रूल्स होंगे, ये इस कंट्री के इतने पार्टिसिपेंट्स आएंगे एंड इस तरीके से मैचेस होंगे, उनका ये शेड्यूल होगा। ये हो गई कन्फेडरेशन। तो कन्फेडरेशन क्या होती है? लूज फेडरेशन, जिनपे सेंटर, ये सेंटर हो गया एक तरीके से, यूनियन हो गया इनका, और ये फेडरल 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 सेटअप हो गया, और ये इनका जो इंडिपेंडेंट सेटअप था। तो इन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये साइन किया कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है, ये वो कन्फेडरेसी। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये जो है आपस में मिलके एक यूनियन बनाते, बोले कि ये यूनियन हो गया, बोले कि आपको 50% पावर है, 50% हमारे पास है, तो ये परफेक्ट बैलेंस है। बोले कि आधे काम ये काम आप करना, हम मानेंगे आपकी बात, और बाकी हमारी अपनी इंडिपेंडेंस बनी रहेगी। तो ये होता है फेडरल सेटअप। अब फेडरल सेटअप इस तरीके का होता। तो यूनाइटेड स्टेट का क्या था? यूनाइटेड स्टेट में पहली कॉलोनी अंग्रेजों ने ही जाके बनाई थी 1605 में, और ये 1733 तक ये कॉलोनी बनाते रहे, और इस तरीके से अंग्रेजों की यहाँ पे कुछ कॉलोनियां बन गई। यहाँ पे 13 कॉलोनीज थी अंग्रेजों की, जो कि यूएस में जाके इन्होंने बना ली। तो यूएस में जाके ये ईस्ट कोस्ट पे इधर 13 कॉलोनियां बना के बैठ जाते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश कॉलोनीज थी, और ये अमेरिका था आपका, यूनाइटेड स्टेट्स जिसे बोलते हैं आज। तो हर एक कॉलोनी अपने आप को स्टेट बोलता था तब। तो लेकिन ये इनकी आपस में हम बताएंगे बाद में कि भाई 7 ईयर वार होता है 1756 से 1763 तक। उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट इनके साथ बढ़ने लगते हैं ब्रिटिश सरकार के। ब्रिटिश सरकार यहाँ बैठी है, ब्रिटिश सरकार। अब जब ये सरकार यहाँ से इसको चला रही है, और ये यहाँ से, यहाँ पे जो कैदी हुआ करते तो उनको यहाँ भेज देते, जिनको व्यापार करना था वो लोग आ गए यहाँ पे, जिनका धार्मिक शोषण हो रहा था यहाँ पे, रिलीजियस परसिक्यूशन जो फेस कर रहे थे वो लोग आ गए। ऐसे लोग यहाँ पे आके बसे हुए थे, और कुछ यूरोपियंस भी थे यहाँ पे। अब ये लोग 200-300 साल रह लिए, और 300 साल में तो घर की यादें चली जाती हैं, तो इनकी भी यादें चली गई। तो बोले कि अब ये फिर क्वेश्चन करने लग गए कि वहां पे तो अलग रूल, हमारे लिए अलग रूल, ऐसा कैसे होगा। बोले कि आप यहाँ पर टैक्स डिसाइड करते हो कि हम पे कितना टैक्स लगेगा, हमें क्या पावर दी आपने। तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, आपस में फाइट होने लगी। 1776 में ये आपस में यूनाइट हो जाते हैं 13 के 13, और अपने आप को बोले कि भाई अकेले तो लड़ पाना मुश्किल है, अकेले तो ब्रिटिश आर्मी को फेस करना मुश्किल है। तो ये 13 की 13 जो कॉलोनीज हैं आपस में यूनाइट होके
आपस में यूनाइट हो जाती हैं और दे कॉल देमसेल्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दे कॉल देमसेल्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, 1776 में, ठीक है। और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ, ये अपना एक एक आर्मी बनाते हैं, एक यूनिफाइड आर्मी बनता है इनका कंबाइंड, और उसको जॉर्ज वॉशिंगटन को लीड करने के लिए बोलते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन को लीड करने के लिए बोलते हैं। तो बाद में क्या होता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो है इनको युद्ध में जिता भी देता है, ठीक है, उसके नाम पे शहर भी है। आज की डेट में यूएस में 50 स्टेट्स हैं, आज की डेट में 50 स्टेट्स हैं। तो ये ऑल 13 कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी, सेंट्रल आर्मी बनाई, एंड दे वर फाइटिंग, and they were fighting against British, and finally 1783 में they defeated British। ब्रिटिश की तरफ से आर्मी को कौन लीड कर रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो पढ़ेंगे इतिहास में, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इंडिया में 1785 से 2 साल बाद इधर आ गया था, 1793 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा था, ठीक है। तो ये भाई साहब जो है इधर से लड़ रहे थे, फाइनली जॉर्ज वॉशिंगटन की आर्मी के सामने इनको हथियार टिकाने पड़े, ये लोग जीत गए। तो इन्होंने अपने आप को बाद में इस तरीके से इनका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इमरजेंस हुआ। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बाद में क्या होता है कि 1863 में यहाँ पे वॉर शुरू हो जाता है, इंटरनल वॉर, जिसमें कुछ स्टेट्स अब अलग होना चाहते हैं। अब स्टेट्स ज्यादा हो गए थे, कुछ अलग होना चाहते थे। जो साउथ वाले थे वो गरीब रह गए थे, नॉर्थ वाले जो है वो डेवलप्ड हो गए थे। ये अभी भी स्लेवरी प्रैक्टिस करते थे, इनको स्लेव्स की आवश्यकता होती थी, स्लेव्स लेके आते थे आपके वहां से अफ्रीका वगैरह से खरीद के लाते थे। तो मतलब ह्यूमन की खूब परचेजिंग होती थी, उसमें चर्च का भी शेयर होता था, राजा का भी शेयर होता था, बड़े बड़े लोगों का शेयर होता था। तो क्योंकि उस समय यही प्रथा थी, ठीक है। सो मेरा पर्पस ये नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज होती है, लोगों की भावनाएं बीच में आने लगती हैं, ठीक है। एट दैट टाइम यही मोरल थे सोसाइटी के, यही एथिक्स थे सोसाइटी के, आज जो भी कहें लोग, ठीक है। तो अब ये चाहते थे कि स्लेव ट्रेड खत्म हो, अब्राहम लिंकन यहीं पे था, बहुत पढ़ा होगा आपने उसके बारे में। जब भी लोग डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो अब्राहम लिंकन की तरफ उसकी स्टोरी पढ़ने के बाद शायद अच्छा फील करते हैं। तो आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग। तो ये क्या है कि सदन वाला जो हिस्सा था वो अलग होना चाहता था। तो इनफैक्ट इनके अंदर इंटरनल वॉर हुआ और इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, आप नहीं जा सकते, ये जो यूनियन है हमारा अनब्रेकेबल है, आप यूनाइटेड स्टेट्स से अलग नहीं हो सकते। तो यूएस का जो फेडरल सिस्टम है वो हम कहते हैं कि आइडियल है। वहां पे जो स्टेट्स हैं, वहाँ स्टेट्स के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, स्टेट्स की अपनी अपनी सिटीजनशिप है, स्टेट्स के अपने अपने सुप्रीम कोर्ट है, जिनको वो हर एक स्टेट का अपना फाइनल कोर्ट है। और कुछ जो फेडरल मैटर्स दे रखे हैं, जो फेडरल मैटर दे रखे हैं वो सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट के पास है। जैसे कि फेडरल मैटर्स के लिए फेडरल कोर्ट है, तो फेडरल सेटअप के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, फेडरल मैटर्स के लिए अलग कोर्ट होगा, ठीक है। तो यूएस के भी सिटीजन है, अपने स्टेट के भी सिटीजन है, स्टेट का भी वहां पे हेड होता है जिसे सीनेटर बोलते हैं, और इसी तरीके से यहाँ का यूएस का प्रेसिडेंट भी होता है। यूएस प्रेसिडेंट जो है वो एकदम फेडरेशन को हेड करता है, उस पर अलग पावर्स हैं, उसका सब कुछ है। तो परफेक्ट बैलेंस है इसमें, ना ये इसको इंक्रोच करेगा, ये ना इनको इंक्रोच करेगा। और 7 आर्टिकल का बड़ा छोटा सा अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए। तो वो बना सकते हैं, उनकी उम्र ही क्या है, ये 1783 में ये देश बना है, ये समझ लो। तो 1600 में तो लोग जाने लगे थे यहाँ पे। वी आर ए कंट्री विद 5000 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। ये तो गए थे नेटिव, तो उन्होंने वाइप आउट कर दिए थे। सो दे कैन हैव अ डिफरेंट, बिकॉज दे वर ऑल एजुकेटेड, दे वर ऑल अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सोसाइटी, जहाँ कास्ट पे, रिलीजन पे ये सब बंटवारे नहीं थे। हाँ, कलर पे जरूर थे कि ये काला है, ये गोरा है, ये सारी चीजें थी यहाँ पे। तो अब मैं जो बता रहा था, लेट्स नॉट मूव अवे टू मच फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बात हो रही थी, वो इस चीज पे बात हो रही थी कि आपकी सरकार कैसी हो, फेडरल हो, यूनिटरी हो, या कन्फेडरेशन हो। और यूनिटरी सरकार क्या होती है
कि एक ही सरकार है, उसमें कोई टुकड़े नहीं है। जैसे अब जो छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज होते हैं, व्हाई दे विल डिवाइड देयर कंट्री इन मेनी पार्ट्स टू गवर्न इट बेटर। बोले कि डिस्ट्रिक्ट ही बना देंगे, क्यों करना, डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, डिस्ट्रिक्ट को हम कंट्रोल करेंगे। तो जो बिग कंट्री होते हैं उनके लिए कंपल्सन होता है कि दे कांट मैनेज द होल, सो दे डिवाइड इन स्मॉल पार्ट। सो स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया, उनको पावर देते हैं। तो इनके साथ भी एक तरीके से कुछ पावर सेंट्रल को रहेंगी, कुछ पावर रहेंगी स्टेट को। तो हमारे यहाँ पे भी हमने भी क्या किया हुआ है, स्टेट और सेंटर बनाया हुआ है अपन ने। अब हमारे पास कितने हैं, 30 स्टेट्स हो गए अब कितने, तो ये 29 स्टेट्स हो गए आपके, और यूनियन टेरिटरीज हो गए जो भी है। तो आपके ये जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो बनाए हुए हैं आपने, दीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला हुआ है, एक स्टेट लिस्ट बना दिया, एक यूनियन लिस्ट बना दिया, बोले कि आप इन मैटर्स को देखो, और कोई कॉन्करेंट लिस्ट भी बना दिया कि बोले कि कुछ मैटर हम मिलके समझा लेंगे। जहां पे दोनों को कॉन्करेंस की जरूरत है, जहां दोनों को आपस में सहमति की जरूरत है, तो वहाँ कॉन्करेंट लिस्ट, बोले आप भी काम करो हम भी काम करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बोले तो इसलिए बोले हम दोनों देख लेंगे उनको मिलके। तो यहाँ पे दोनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दे बोथ वर्क टुगेदर, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैटर रखे, तो हमने बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन कर रखा है कि भैया आपको इन पे काम करना है, हमको इन पे काम करना है, ये तुम्हारी पावर है, ये हमारी पावर है। तो वी आर आल्सो अ फेडरेशन। तो फेडरेशन, और आप देखोगे जैसे जापान हो गया, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हो गए, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया हो गया, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दीज आर ऑल यूनिटरी। लेकिन जितने भी बड़े बड़े हैं, रसिया, ब्राजील, यूएस, कनाडा, इंडिया, दे ऑल आर फेडरल। चाइना का अलग इशू है, ठीक है। सो दे ऑल आर फेडरल, दैट मीन्स इन्होंने अपने आप को छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर रखा है। तो जब आपने डिवाइड कर रखा है, तो आप ये बताओगे, तो सबसे पहले जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो यू टॉक अबाउट टेरिटरी क्या होगी, यू टॉक अबाउट पीपल, लोगों कौन किसको माना जाएगा यहाँ नागरिक वगैरह, इनके राइट्स क्या होंगे लोगों के। चौथा आपने बताया था ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट क्या होंगी। फिर आप बता रहे हैं कि भाई ये जो सरकार है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो कैसे चलेगी, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल अरेंजमेंट क्या हो। तो फेडरल अरेंजमेंट सरकार चलाने के लिए सरकार के 3 मुख्य भाग बताए गए। एक एग्जीक्यूटिव, जिसको पावर एग्जीक्यूटिव करनी है, जिसको डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा चुने जाना। अब ये एग्जीक्यूटिव, दिस इज मोदी जी प्लस उनका, मोदी जी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मोदी जी और उनके मिनिस्टर्स, प्लस प्राइम प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर। तो एक चीफ, एक तरीके से मुख्य बना दिया आपने, प्राइम मिनिस्टर एक को बना दिया, आउट ऑफ दीज मिनिस्टर्स ओनली। सो ये पावर एग्जीक्यूट करेंगे। देन देयर विल बी अ ग्रुप, लोग इलेक्ट करेंगे, जिनको बोलेंगे उनको कानून बनाने का काम है। तो बोले कि भाई आप कानून बनाओ, देश इस कानून के हिसाब से चलेगा, जिस कानून के हिसाब से, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले ये लोग होंगे। एंड देयर विल बी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, जिसे बोला जाएगा जुडिशरी। वो देखेगा कि ये न्याय, ये वॉयलेट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई वॉयलेट हो रहा है, तो अगर कानून में अगर वो दिया है उसके लिए सजा है, तो वी विल पनिश फॉर दैट। तो एक फाइन बैलेंस बनाया गया है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। यही आपने स्टेट लेवल पे भी बनाया हुआ है, जो फेडरल यूनिट है, स्टेट लेवल या फेडरल यूनिट जो होगी, वहां पे भी सेम चीजें बताई आपने। बट इंडिया इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ कंट्री। तो हमारे पास से कुछ ऐसे ट्राइबल एरिया है जिनको इस टाइप की गवर्नमेंट, इस टाइप के फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। दे ट्राइबल फैमिलीज, ट्राइबल लाइफस्टाइल वाज वेरी डिफरेंट। तो देन यू हैव इस शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में, आपने उनको शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बोल दिया उनको, तो उनका भी प्रोविजन डाला हुआ है। देन यू आल्सो हैव सर्टेन एरियाज व्हिच आर गवर्न्ड बाय द सेंटर।
दे आर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, हम हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं। तो दिल्ली जो इंडिया की सरकार है वो इट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो मेंटेन सम एरियाज। तो यहाँ पे जैसे अंडमान एंड निकोबार हो गया आपका, यहाँ पे आपका मान लीजिए पौंडीचेरी हो गया, अभी उसका नाम पुडुचेरी कर दिया 2006 से, बताएंगे वो सब चीजें, ठीक है। यहाँ पे आपका दादर एंड नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीप हो गया, ठीक है। उसी तरीके से चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप हो गया। तो ये लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार ये जो एरियाज हैं आपके लिए, देखिए यहाँ पे आपके जितने भी कंट्रीज हैं इन सब के लिए ट्रेड रूट्स यहाँ से जाते हैं, तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू हैव अ कंट्रोल ओवर देम, जबकि स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई नहीं हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो देश की सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण थे, इसलिए ये जो है स्ट्रेटेजिक रीजन्स की वजह से यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया, यानी केंद्र सरकार ने इनका कंट्रोल अपने पास रखा। अदरवाइज सारे एरिया को डिवाइड करके स्टेट्स में बोला कि आप अपनी सरकार अपने आप चलाओ, इस संविधान में हम तुम्हें प्रोविजन कर देंगे, लेकिन आपने इन एरियाज को अपने पास रखा। फिर ये जो पौंडीचेरी, ये जो दमन एंड दीप, ये दादर नगर हवेली, ये 300 साल तक आपके ये पोर्टुगीज के अंदर रहे, ये फ्रेंच के अंदर रहे। पौंडीचेरी चार छुरे हिस्सों में, महे हो गया, कराईकल हो गया, येनम हो गया, पौंडीचेरी हो गया, तो ये फ्रेंच के अंदर रहे। तो ये जो है पोर्टुगीज के अंदर रहे, पुर्तगालियों के अंदर। तो मान लीजिए पुर्तगालियों के अंदर ये 1510 से है, गोवा एंड उसके आसपास वाले। तो अब ये मान लीजिए कि इंडिया 1947 में आजाद भी होता है, तो अंग्रेजों से आजाद होता है, यहाँ से तो लोग 1963 में छोड़ के गए। 1963 1960s में 56 में छोड़ के गए हैं। तो देन यू सी कि ये बहुत लंबे समय तक एक अलग कल्चर में पले बढ़े हैं। गोवा भी उसी का उत्सव हुआ करता था, बाद में गोवा को स्टेट बना दिया गया। तो ये पुर्तगालियों के अंदर रहे, तो इनको कल्चरल रीजन की वजह से मिक्स नहीं किया किसी स्टेट के अंदर। तो हम कल्चर को रेस्पेक्ट करना चाहते थे, और दिल्ली और चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से, प्रशासनिक कारणों से, भाई आप यूनियन तो बता दोगे, लेकिन यूनियन को भी तो कहीं सरकार चलानी पड़ेगी, लैंड पे ही चलानी पड़ेगी ना। तो यू नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज आपने दिल्ली और चंडीगढ़ को, तो चंडीगढ़ यूटी भी है, चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है, हरियाणा के भी कैपिटल है। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के यूनियन टेरिटरी रखा गया, दिल्ली को भी इसी कारण से यूनियन टेरिटरी रखा गया। तो इनके अलग से प्रोविजन दिया आपने, और शेड्यूल्ड एरियाज के अलग से प्रोविजन दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गए। तो अब आपने लैंड्स के बारे में बता दिया, इनकी सरकारें कैसे चलेंगी ये सब बता दिया। देन यू टॉक अबाउट कि इनके आपस में रिलेशनशिप क्या होंगे। ये यूनियन होगा और स्टेट होगा, इनमें आपस में कैसे रिलेशन होंगे, लॉ कैसे बनेगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है तो स्टेट बोले मैं नहीं मान रहा इसके, तो ऐसा हो सकता है क्या। फिर देश के अंदर आपने इस देश को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके, एक डिवाइड नहीं किया इनको, आपने गवर्नेंस के लिए डिमार्केट कर दिया कि इसको हम ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, ठीक है। और इनको इंडिपेंडेंस दे दी कि भाई आप अपने हिसाब से चलाओ, अच्छे से काम करो जम के, ठीक है। वी आर यूनाइटेड बट वी आर येट डाइवर्स एंड वी रेस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो बोले कि मान लीजिए इसको व्यापार करना है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इंडिया के अक्रॉस कॉमर्स कैसे होगा। फिर चलो ठीक है, ये सब बात होगी, कॉमर्स व्यापार हो गया। तो अब ये जो टेरिटरी जो थी आपकी, लेकिन इस टेरिटरी को एग्जीक्यूट करने के लिए चलो नेता तो चुन लिए, तो पॉलिटिशियन तो आपने चुन लिए, लेकिन पॉलिटिशियंस आर नॉट द बेस्ट पर्सन्स। तो उनके डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए देयर मस्ट बी एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसे आप ब्यूरोक्रेसी बोलते हो, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होंगे। तो ये कौन होंगे, क्या नेताजी अपने मन से चुनेंगे कि नहीं नहीं भाई ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं, ये मेरे वफादार हैं, इनको रखूंगा मैं, या उनके लिए भी कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और जब आप राइट दे रहे थे लोगों को, बोला था किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसलिए आपने बोला कि भाई फ्री एग्जाम करेंगे, जैसे तो ओपन कंपटीशन करेंगे, तो ओपन कंपटीशन से थ्रू लेंगे, मेरिट के बेस पे लेंगे, और हम सोशल जस्टिस का
उसमें कंपोनेंट रखा गया। लेकिन तो फिर उसके लिए ये कौन करेगा? तो उसके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी बनाए गए, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाए गए। तो बोले कि ये लोग चुनेंगे लोगों को जो आएंगे, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बारे में 2-4 प्रोविजन पूछ लिए जाते हैं। आधे लोग तो उसी में बोले अरे कैसे याद करें इनको। फिर उसके बाद बोला कि भाई चलो ठीक है, ये आपने लोग अधिकारी इसके चुन लिए गवर्नमेंट सेटअप के अंदर जो आएंगे, सरकारी जॉब वाले जो लोग होंगे, ये सरकार का जो काम कर रहे होंगे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिस आइलैंड। ठीक है, तो अब उसके बाद आप क्या बताओगे कि भाई चलो लेकिन इलेक्शंस कौन कराएगा? तो उसके लिए आपने एक इलेक्शन बॉडी बना दी, इलेक्शन कमीशन उसको नाम दे दिया। चलो ठीक है, लेकिन अब आपने बोला कि ये कंट्री तो 5000 साल पुरानी है, यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, कोई 1600 से ज्यादा डायलेक्ट बोले जाते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो बोले कि क्या किया जाए, तो लैंग्वेज क्या रखी जाए? तो लैंग्वेज एक स्टेट की क्या हो, स्टेट के साथ सेंटर के कम्युनिकेशन की क्या हो, सेंटर की क्या लैंग्वेज हो, वो सारे इशूज आ गए। अब बोले चलो ठीक है, ये भी बात सही है आपकी। तो मान लीजिए कल को कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो तब क्या होगा? तब क्या हम देश के अगर किसी हिस्से के किसी स्टेट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वी विल बी डिपेंडेंट ऑन देम और व्हाट? वी माइट बी एट वॉर विद सम अदर कंट्री, देयर माइट बी सम कैटास्ट्रॉफी व्हिच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल स्टेट, जहाँ कंट्री को एकदम यूनिटी की तरह होना चाहिए। यूनिटरी सरकार के अपने फायदे हैं, केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया वही हुआ, स्टेट का कुछ है ही नहीं। तो इमरजेंसी में क्या होना चाहिए? तो इमरजेंसी के टाइम पे आप क्या करोगे, तो वो भी आपको बताना होगा। देन यू कम विद सम स्पेशल प्रॉब्लम। तो फिर बोलो कि चलो भाई ये हमने किताब में ये सब लिख दिया, इस बुक में लिख दिया आपने कि ये सारी चीजें होंगी। मान लीजिए इस बुक में कुछ चेंज करना हुआ कल, तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से कर देगी या स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछा जाएगा? जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से कर दे तो वो बोला जाएगा ये तो इजीली हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, कल को खत्म कर देगा कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टेट के साथ। तो इस बुक को रिजिड भी बनाना था, हमें फ्लेक्सिबल भी बनाना था। फ्लेक्सिबल के इसको चेंज करना इतना डिफिकल्ट ना हो। जैसे यूएस में कौन से अमेंडमेंट करना बड़ा मुश्किल है, पूरी लाइफ हिस्ट्री में आज तक उनके कुछ ही अमेंडमेंट हुए, 8-10 अमेंडमेंट हुए अभी तक, 1783 से लेकर अभी तक बताओ। और हमारे देखो 1947 में बनाया था, 1949 में बन गया था, 1950 से लागू हुआ 1950 से, और आज 2020 आ गया और हम 100 से ज्यादा बार इसे बदल चुके हैं। बोले कि ये चीज अच्छी नहीं लग रही, इसे मिटाओ। और ऑफकोर्स अच्छी बात है, हर जनरेशन को ये अधिकार होना चाहिए अपने आप को बेटर करने का, नई चीजों को अकोमोडेट करने का, पुरानी कुछ चीजों को मिटाने का विच आर नॉट रिलेवेंट टुडे। तो हमने किया, तो हमने इसको फ्लेक्सिबल भी बनाया है, रिजिड भी बनाया है। तो इसको, इस किताब को अगर बदलना हो, इसको अमेंड करना बोलेंगे उसे। मान लो जो आपने किताब लिखी है, अपनी किताब में कुछ चेंज करना चाहते हैं आप, तो आप छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे कि आपके जाने के बाद ये किताब हो गई परमानेंट? जैसे धर्म ग्रंथ है, अब उसमें जिस किसी ने कुछ बोल दिया वो हो गया, वो परमानेंट है। अब उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो बोले कि नहीं गलत कर रहे हो आप, ऐसे कैसे बोल सकते हो। लेकिन हमने इसे ऐसे नहीं रखा, सैक्रोसेंट नहीं रखा। बोले कि ये सैक्रोसेंट नहीं है, ये किसी ईश्वर के द्वारा बनाया गया ग्रंथ नहीं है, ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ है, इसमें हम कमियां हो सकती हैं। This is not sacrosanct, we can amend it. The next generation who will take our place can amend it as per their own convenience, but it will not be one-sided amendment. ये जो बॉन्डिंग है तो वो स्टेट और मतलब कुछ ऐसी चीजें जो स्टेट और सेंटर दोनों को अफेक्ट कर रही होंगी, तो दोनों को मिलके करना होगा। अदरवाइज स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी तभी होगा, मतलब देश एग्री करे। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। तो आपकी होगी किताब कंप्लीट। फिर आप ये बताओगे ये किताब कब से लागू होगी, देन फाइनल डेट एंड ऑल, ये किताब कब से लागू होगी। तो इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन बना पाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही काम कर रहा है। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपने कुछ चैप्टर में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 से लेकर 22 तक। तो एक पार्ट 1 से लेकर 22 तक आपने चैप्टर रखे, उन चैप्टर में कुछ कुछ बातें बोली। जहां आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी थी वहां आपने शेड्यूल चिपका दिए पीछे से। शेड्यूल का मतलब अपेंडिक्स। तो आपने 10 शेड्यूल चिपका दिए। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें 8 शेड्यूल थे, आज 12 हैं। ठीक है, आज आप जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर 12 शेड्यूल थे, और हर पार्ट को कुछ आर्टिकल्स के फॉर्म में रखा गया। तो ओवरऑल जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ओरिजिनल, तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, उसके अंदर 8 शेड्यूल थे, आज बढ़ के ये 12 हो गए। और आर्टिकल तो चेंज होते रहते हैं,
तो इसलिए जब प्रीलिम्स में का फॉर्म भरा था और प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठोगे उसके बीच में भी चेंज आ सकता है। पार्लियामेंट की मीटिंग हो गई, उन्होंने एक अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया, तो उसके अंदर अचानक से आर्टिकल बढ़ गए। तो इसलिए आप चिंता ना करें कि आज कितने हैं, 415 420 कितने हैं, वो संख्या कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज एग्जामिनर को खुद नहीं पता है। एग्जामिनर ये तो नहीं बोल सकता आज की डेट में बताओ, तो डेट तो एग्जामिनर को ही नहीं पता किस डेट में एग्जाम होगा। सो सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि आज की डेट में बताओ कितने वो हैं आर्टिकल, तो वो सब इररिलेवेंट है। तो भावनाओं में बहकर उतनी डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे और उसके अंदर 8 शेड्यूल थे। हालांकि आज की डेट में 12 शेड्यूल हो गए। शेड्यूल क्या है? अपेंडिक्स है, जिनमें थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। कि मान लीजिए कि हमने बोला कि हम पावर डिवाइडेड होगी स्टेट लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। तो अब लिस्ट में बहुत सारे सामान होंगे, तो भाई इसमें क्या क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या है, तो आप बताओगे यहाँ स्टेट में ये है, यूनियन में ये है, या आपके कॉन्करेंट में ये आइटम। तो बहुत सारे आइटम लिस्ट करने पड़ेंगे, तो इनको पीछे चिपका दिया किताब में लिखने की बजाय। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो बुक रिटन बाई मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए पहले आपने एक प्रोसेस किया, कुछ लोगों को चुना, उन लोगों में फिर आप छोटी छोटी कमेटियां बनाकर भाई तुम ये देखो, तुम ये देखो, ये समझ लीजिए आपने भारत के भविष्य की बिल्डिंग बनानी थी, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट काम दे दिए, ये करके लाओ। इन दोनों ने सबने काम किए और उन्होंने अपना काम जो है 7 लोगों की एक कमेटी को सौंप दिया। उस 7 लोगों की कमेटी को बोला गया ड्राफ्टिंग कमेटी, और उस कमेटी को हेड करते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बोले कि ठीक है भाई अपना काम दे दो। इन्होंने कंपाइल करके एक किताब निकाल दी कि भाई ये सब काम है। तो बोले कि चलो अब सब आ जाओ फील्ड में, बात करते हैं इस पे। तो इस पे फिर सबने डिबेट करना स्टार्ट किया। इसमें बहुत सारे 7000 से ज्यादा अमेंडमेंट मूव किए गए, इसमें बहुत सारे हजारों में एक्सेप्ट किए गए। सुबह से शाम तक डिबेट करते थे और फाइनली 3 फाइनल रीडिंग के बाद इन्होंने बोला कि अब ठीक है, नाउ डन। और ये किताब हमारी कंप्लीट हो गई आज। तो ये 26 नवंबर 1949 को इन्होंने ये किताब अडॉप्ट कर ली कि यही अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। इनेक्ट हो गया मतलब लिख के कंप्लीट हो गया, लिख के कंप्लीट हो गया। अडॉप्शन मतलब सबने मान लिया। एंड गेव आवर सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो we enacted, adopted and gave ourselves this constitution on 26th of November 1949। तो सबने साइन वाइन कर करा के ये सब कर दिया। अब पर ये बोले कि ये आएगा इफेक्ट में, ये लागू कब से होगा? ये लागू होगा 26 जनवरी 1950 से। तो 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन आपका फुली फंक्शनल हो गया। तो 26 जनवरी 1950 से इंडिया को बोलने लगे कि भारत जो है रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया। उससे पहले तो गवर्नर जो था इंडिया का, तो गवर्नर जनरल जिसे बोलते थे, माउंटबेटन जो था कि लास्ट, उसके बाद राजगोपालाचारी को कुछ समय के लिए बनाया गया। बट ये क्या बोलते हैं उन सब चीजों से अब ये 26 जनवरी 1950 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके इंडिया के प्रेसिडेंट चुने गए, वो प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं। और उसके बाद से हम गणतंत्र हैं, हमारा जो, हम राजतंत्र नहीं है, हमारा कोई राजा नहीं होता है। जनता के द्वारा, जनता के लोगों के द्वारा, गण मतलब एक ग्रुप, समूह के द्वारा जो है हम लोग, वी आर रनिंग अ सिस्टम विच इज रन, मतलब लोगों के द्वारा उसका हेड चुना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन जो है अभी भी, जहां से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, वहां पे अभी भी राजा रानी का कॉन्सेप्ट है। दे आर मोनार्की, अभी उनकी रानी जो है वो हेड है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, उनके यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट हमारे दादाजी की तरह है, जो कि नॉमिनल हेड है घर का। बड़े बूढ़े हैं, उनमें उतनी ऊर्जा नहीं है, उतना नहीं कर सकते। लेकिन वी नीड समवन, अ वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन टू बी ऑन दैट पोजीशन। तो जैसे ब्रिटेन ने भी रानी को नाम के लिए तो बैठा रखा है। सी डजंट टेक डिसीजन, सी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सी जस्ट अ सिंबल ऑफ यूनिटी। तो प्रेसिडेंट भी उसी तरीके से होता है। प्रेसिडेंट इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री and most respected person of the country, and he is not directly elected by the people, no, in our country also। ठीक है, तो जहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड होगा तो उसे बहुत पावर दी जाएगी। जैसे यूएस के अंदर डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं तो लोग, अब वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो यू हैव टू गिव हिम पावर, ही हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इस तरीके से आपने ये कमेटियां बनाकर ड्राफ्टिंग कंप्लीट करने के बाद, डिबेट कंप्लीट करने के बाद, और आज भी कोई लॉ जब पास होता है तो पहले उसकी फर्स्ट रीडिंग
पहले मिनिस्टर उसे इंट्रोड्यूस करता है, बताता है इसमें ये है, फिर उसकी फर्स्ट सेकंड रीडिंग्स होती हैं, उसके बाद फाइनली वोटिंग होती है, तब जाके डिसीजन कि भैया ये लॉ बन गया। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस भी चली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसमें कुछ कुछ लोग थे, उसमें कौन लोग प्रेजेंट थे, कौन लोग प्रेजेंट नहीं थे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस फॉर्म में क्यों आया, ये सब चीजें अब डिस्कस होंगी। बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है इस आइलैंड का, तो आप इन चीजों पर जरूर विचार करते, आप ऐसा देश बनाते जिसमें ये फ्यूचर डॉक्यूमेंट इनकी सारी ट्रबल सॉल्व कर देता। तो आपने ऐसा डॉक्यूमेंट क्यों बनाया? तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है, मात्र 22 पार्ट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, इनको चैप्टर समझ लो, और बाद में इसके 8 शेड्यूल लगा दिए गए, शेड्यूल मतलब इसके अपेंडिक्स लगा दिए गए इसके साथ, अपेंडिक्स लगा दिए गए इसके साथ। तो आप ये समझिए कि ये बहुत ही बस इतना ही सब तो पढ़ना है, 22 पार्ट्स, और उसमें कुछ पार्ट बाद में ऐड होते गए, इसको कैसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, वो चीजें हमने बस जाननी है और कुछ नहीं। तो ये 22 पार्ट और 8 शेड्यूल को पढ़ने के लिए आपको 22 दिन नहीं चाहिए, और एक एक शब्द इसका महत्वपूर्ण है। कंट्री को इतनी मेहनत से बनाया गया, बहुत सिंपल है, मतलब इससे ज्यादा सिंपल कोई डॉक्यूमेंट बना नहीं। हालांकि लीगल टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, क्योंकि लॉयर्स की बहुत अधिकता थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने में। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अब उस बैकग्राउंड में देखिए, जब इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो जिन वैल्यूज के लिए चल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल, उन वैल्यूज को रिस्टोर किया है इस डॉक्यूमेंट ने। इंडिया के हर सिटीजन का ध्यान रखा है, इंडिया की डाइवर्सिटी का ध्यान रखा है, माइनॉरिटी का, कल्चरल ग्रुप्स का, हर एक का ध्यान रखा है। नॉट इवन ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन से दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए प्रोटेक्शन नहीं है या प्रोविजन नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन लेटर एंड स्पिरिट में इंडिया में एप्लीकेबल होता है, देयर कांट बी एनी ग्रीवांसेस एट ऑल। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज सच अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट which has been drafted very well, and so you must respect the makers of the constitution। और respect करने का तरीका क्या है? You should know who was working for you day and night, and अगर वो नाम याद नहीं हो सकते तुम्हारे लिए, वो नाम है, तो just raise their level, they are just not the names। आप उनको अपना दादाजी समझ लीजिए एक तरीके से, जिन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। तो वो कुछ नाम याद रखने हैं, उसमें इतना पेन क्यों कि मुझे नाम नहीं याद होंगे? You will remember those names and you have to remember those names। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हाथ से लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज नॉट अबाउट योर सेंटिमेंट, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है, तो हमने बहुत सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होंगी, आप ये कहोगे सर ये कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है, इम्प्लीमेंट कहाँ होता है? इट हैज टू बी कल्चर्ड। हमारी कल्चर बहुत डिफरेंट थी, हम कास्ट बेस्ड सोसाइटी थे, हम डिस्क्रिमिनेशन कॉमनली करते थे, हम भी काला है, गोरा है, ये सारी चीजें बोलते थे, हम भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, ये गरीब है, ये ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है। वी आल्सो अंडरस्टैंड पीपल बाय कास्ट, मतलब लोग जानना चाहेंगे आप किस कास्ट से, किस रिलीजन से, किस रीजन से हैं। We used to discriminate all those things। ये they won't disappear in a day or two। So he says that the constitutional morality has to be cultivated, and we अब cultivation में हम fail होते हैं, तो definitely it's a collective failure of the society। तो ये है, तो हमने उनको लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन तो दे दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज येट टू बी imbibed by the people। लोगों के द्वारा इसे अभी भी अपनाना जाना बाकी है। तो लोग इसे समझें, ये इतना ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है, like most beautiful book you will ever read in your life, and you will be proud of your ये जो अपने जो समाज के जो वृद्ध लोग थे जिन्होंने आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, you will be proud of them। they were such a fantastic people, they were thinking about you while making this document। कि आज वो जनरेशन कैसी होगी, वो किस तरीके से सर्वाइव करेगी, उनको कैसी लाइफ मिलेगी। बोले वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, वी हैव फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। खड़े हो जाते थे, सुबह से शाम तक डंडे मारते रहते थे, कुछ लोगों की जान चली जाती थी, सो दैट आवर नेक्स्ट जनरेशन शुड लिव इन अ फ्रीडम। They used to think that what is the meaning of life if you don't have a freedom, but lot many people in the country still don't have a freedom।
अब उसमें बाद में बताएंगे जब डेमोक्रेसी के डिबेट करेंगे, या जो भी ऐसे वैसे के टॉपिक्स हैं डेमोक्रेसी बहुत अच्छा, तो वी कैन टॉक अ लॉट के जब कोई आप अपनी इकोनॉमिक लाइफ में भी इंस्लेव्ड कर रखा है लोगों को, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का उनके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। इवन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यूज्ड टू से दैट, तो अभी तो नहीं, अभी तो एग्जाम पास में आ रहा है, जब कभी फ्री टाइम हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स पढ़िए, बहुत सारी किताबों में 7 वॉल्यूम है उसके, तो आई वुडंट से कि आज पढ़ पाओगे। सो डोंट लिसन टू एनीथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन टीवी, वो से इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था वो लिखा था, व्हाई डोंट यू रीड इट फॉर योरसेल्फ। अगर आप जब हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा तो सोशल रिफॉर्म्स वाले कैसे सोशल रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो वो बोलते थे कि ग्रंथों में ये लिखा है, तो फिर कुछ लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय वगैरह बोले कि कहाँ लिखा है ग्रंथों में ऐसा, तो वो पंडितों से बड़े पंडित हो गए, ग्रंथों से ज्यादा पढ़ने वाले ग्रंथ उन्होंने सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, एंड दे यूज्ड टू से people now you see yourself what is written. So this is how they were transforming the society. So constitution debates and these makers have produced such a brilliant document, such a brilliant book. You all will feel proud of it, you all will feel, every word of it has been thought a lot, उसके बाद आया it has been debated. So इस किताब को पढ़ने में you should have that much respect for it, and every word of it is a very useful word, इसलिए एग्जाम में भी पूछा जाता है और डेफिनेटली पूछा जाना चाहिए। If you don't understand your constitution, how will you implement these, will you cultivate these constitution values into the society? You will be no different than just a handpicked a person from a society and बोले जाओ भैया करो, तो आप कैसे बदल जाओगे? So you are supposed to be that much knowledgeable who can rise above all those barriers, or you can help the society to cultivate these constitution values. That's why this document is very important. This is not a joke, this is not a simple document, this has to be studied in depth with all due respect, and it is such a beautiful, you will love it. देयर इज नो रीजन कि आपको ये लगे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन हमसे नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं, ये अच्छे बुरे की बात ही नहीं है यहाँ पे। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाने वाले थे, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैड the what kind of a, if you go through this constitution you will know about what was going in their mind, and they have also this idea of India, they have also यूज थ्रू इलस्ट्रेशन। तो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारे कल्चरल डिपिक्शन भी है, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक फिगर दिया हुआ उन्होंने, तो ये इलस्ट्रेशन जो है इंडिया की हिस्ट्री को रिमाइंड कराते हैं। देयर आर रेमिनेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी, आवर हेरिटेज, आवर कल्चर, उसके रेमिनेंट्स इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है उसको खोलते हो तो उसका पहला चैप्टर होता है ये जो है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को हम बाद में बात करेंगे, ये जो प्रियम्बल है आपका, इसमें क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये एक तरीके से शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी है। पूरी पिक्चर दिखाने से पहले एक ट्रेलर नहीं आता है, ये वो ट्रेलर है कि आपको क्या दिखेगा, लेकिन आप ट्रेलर को पिक्चर तो नहीं बोल सकते। अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल देन वॉच द पिक्चर। सो दिस इज द ट्रेलर, दिस गिव्स यू अ हिंट कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें होंगी, कितना ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है, ये इंस्पिरेशनल है बहुत। इफ यू फील इट यू विल फील इंस्पायर्ड बाय दिस very language of it, you will feel inspired, you will have a glimpse कि what you are going to have in this whole book. So ये अब मैं आपको कल्चर जो डिपिक्ट की गई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो ओरिजिनल किताब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 26 नवंबर 1949 को साइन करके अपने आप को दी थी, आई विल टॉक अबाउट दैट। तो उसमें जो चैप्टर्स में जो फोटो लगाए गए हैं, जैसे कि पार्ट 1 जो है हमारा यूनियन टेरिटरी का है, इसमें मोहनजोदाड़ो की जो सील थी उसका फोटो चिपकाया गया, ये इंडिया की कल्चर को बताता है। मोहनजोदाड़ो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मोहनजोदाड़ो एक सिटी हुआ करती थी, एंड दे यूज्ड टू ट्रेड, दे यूज्ड टू हैव सील फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर ट्रेड, फॉर मेनी अदर पर्पसेस। डिफरेंट टाइप की सील्ड हुआ करती थी, एक तरफ कुछ टेक्स्ट लिखा होता था तो एक तरफ पिक्चर होता था, तो पिक्चोग्राफिक इनकी वो भी थी स्क्रिप्ट, जिस स्क्रिप्ट को आज तक हम डिसाइड नहीं कर पाए, हम नहीं पाए, we are not able to understand what they have written, क्योंकि उनको डिसाइफर नहीं कर पाए, आप समझ नहीं पा रहे हैं आज भी। तो we have more than 4000 such pictures,
लेकिन अभी भी उसको हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे, तो वी डोंट नो मच ऑफ द हिस्ट्री। तो इस हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे लोग क्या करते थे नहीं करते थे, अभी तो मोहनजोदारो पिक्चर भी आ गई, तो आप देखोगे क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन मूवी बना रहा है उस पे कि ये था, लेकिन हम समझ तो नहीं है, तो हमने मूवी बनाई कैसे कि हम इनके फोटो को देख देख के इमेजिन करते हैं बैठ के, 10 लोग बैठेंगे कि यार इसको लेकर क्या लगता है क्या हुआ होगा। तो ज्यादातर हिस्ट्री जो कि इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड तो थे लेकिन आप उनको डिसाइफर नहीं कर पाए, तो जो आर्टिफैक्ट्स मिले, जो रिमेन्स मिले, उनसे बताया कि यार शहर इनके ऐसे हुआ करते थे, शायद यहाँ से ट्रेड होती होगी, ऐसे लोग जीते होंगे, ये चीजें मिली हैं, ऐसे ऑर्नामेंट पहनते होंगे, डांसिंग गर्ल मिल गया तो ये नाच गाना भी करते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, ये उस टाइप का रिकंस्ट्रक्शन है। तो लेकिन ऑफ कोर्स जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो वन ऑफ द वेरी सिविलाइज्ड और वेरी पावरफुल और मोर वेरी प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन थी उस समय की। तो इंडियन सिविलाइजेशन वाज, जब मिस्र में इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन थी आपकी, ये जो टिग्रिस यूफ्रेट्स जो है, जो ईरान वाला जो है, वहां पे जो नदियां हैं, वहां पे जो सभ्यता थी उसके टाइम की सभ्यता है, और ये जो सिविलाइजेशन है इट वाज अ वेरी एडवांस सिविलाइजेशन। आपकी आज की सिटीज की प्लानिंग इतनी बेटर नहीं, इतनी इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी, तो हमने अकॉर्डिंगली उसको रखा हुआ है यहाँ पे। तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पार्ट 1 में जब बता रहे हैं तो आपने इनको मोहनजोदड़ो, ये आपको रिमेंबर नहीं करने, माइंड यू, मैं आई एम जस्ट टेलिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, मतलब जैसे उन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें ये पिक्चर्स भी लगाए थे जस्ट टू टेल द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जैसे वैदिक आश्रम दिखा दिया, वैदिक गुरुकुल दिखा दिया आपने, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप। देन चैप्टर 3 में आप जो है फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, वहां पे आपने एक सीन दिखा दिया कि राम जो है सीता, मतलब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे हैं और सीता जी को रिकवर करने जा रहे हैं, वहां से वापस लेने जा रहे हैं। और पार्ट 4 में डीपीएसपी वाले में आपने दिखा दिया कि भगवान श्री कृष्ण जो है गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें कैसे करना है, क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो पार्ट 5 जो है यहाँ पे बुद्धा की लाइफ के बारे का सीन दिखाया हुआ है कि वी बिलोंग टू दिस लैंड ऑफ अ बुद्धा। तो गौतम बुद्धा, महावीर जैन, मतलब ये उस लेवल के इंटेलेक्चुअल से, यू अगर तुम इनकी वास्तव में टीचिंग्स को पढ़ोगे यू विल बी अमेज्ड दैट वी वर सच एडवांस। देन समबडी केम, ब्रिटिश आते हैं और 200 साल तक आपको बोलते रहते हैं कि आप नहीं पढ़ सकते, फिर आपको खाने ना दिया जाए, पढ़ने ना दिया जाए, देन यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन योर फेट कि भाई हाँ हम ऐसे ही हैं। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बताएंगे, जब जो इंडेंजर्ड लेवर साउथ अफ्रीका गया था तो गांधी जी जब वहां पे गए थे तो उन्हें कैसा स्टार्क डिफरेंस दिखने लगा था और किस तरीके से उनका करियर शुरू होता है। तो बुद्धा की लाइफ का एक सीन दिखा दिया पार्ट 5 में यूनियन वाले में। पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में जब बात किया गया तो महावीर की लाइफ से एक सीन दिखा दिया गया यहाँ पे। उसी तरीके से पार्ट बी जो स्टेट हुआ करते थे उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी तरीके से वी विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट पार्ट है यही याद कर लो, पार्ट 5 1 2 3 4 5 में क्या है मत याद करो, कोई बात नहीं है, सब बार बार आएंगे तो आप अपने आप याद कर जाएंगे, तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसको मजे करने की और समझने की, एंजॉय करने की, रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता है, एंड यू विल लर्न टू रेस्पेक्ट इट बाय द टाइम वी विल फिनिश इट। और 15-20 दिन बहुत होते हैं इसको खत्म करने के लिए। तो ये एम्परर अशोक जो है उनका सीन दिखाया हुआ है यहाँ पे, डिपिक्टिंग बुद्धिज्म जो को फैलाते हुए। फिर यहाँ पे आपको गुप्ता आर्ट दिखाई हुई है। नेक्स्ट पार्ट 9 में आपको विक्रमादित्य का कोड दिखाया हुआ है। देन आपको ट्राइबल वाले एरिया जो दिखाया हुआ पार्ट 10, उसके अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाई हुई है, उसका ये नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, दिखाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। एंड ये यूनियन स्टेट वाला जो पार्ट 11 है उसके अंदर उड़ीसा के स्कल्पचर्स यहाँ पे मार्क किए गए हैं। कभी उड़ीसा विजिट करने जाओगे तो ये आपको बहुत कॉमनली दिखाई देंगे। एंड इट वाज नॉट एट ऑल इजी टू मेज देम, ठीक है। तो इंडिया की आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज इट्स गोल्डन पास्ट एंड क्या हम लोग थे, हमारा कितना हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट्स थे, एंड देन व्हाट हैपेंड टू द कंट्री। देन दिस नटराजा का दिखाया हुआ है पार्ट 12 में। पार्ट 13 के अंदर जो है महाबलीपुरम के स्कल्पचर जो कि अभी भी प्रीलिम्स में बहुत कॉमनली पूछे जाते रहते हैं वो दिखाए हुए हैं। भागीरथ का पेनेंस एंड डिसेंट ऑफ गंगा जो बोलते हैं। एंड ये जो पार्ट 14 है यूनियन और स्टेट के अंदर क्या क्या सर्विस होंगी, उसमें मुगल अकबर और उसके मुगल आर्किटेक्चर, अकबर का कोट दिखाया हुआ है और उसको पेंट किया हुआ है। यहाँ पे पोर्ट्रेट काफी बनते थे, पेंटिंग के लिए जाना जाता है, मिनिएचर पेंटिंग अचीव इट्स जेनिथ।
और एक डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर जो कि यहाँ दिखाया हुआ है, ये आपको इसी टाइम में मिलता है, तो वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। एंड देन पार्ट 17 में आपको शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह दिखाए हुए हैं। पार्ट 18 के अंदर टीपू सुल्तान लक्ष्मीबाई दिखाए हुए हैं। ये जो है 17 के अंदर ये महात्मा गांधी की दांडी मार्च दिखाई हुई है, ये बहुत कॉमन सा फोटो आपको वैसे ही मिलेगा, ठीक है। एंड देन फिर आपसे यही छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। फिर बापू जो है जब कम्युनल वायलेंस फैल रहे हैं तो ये जो है आसाम विजिट करने जा रहे हैं, वो दिखाया हुआ बंगाल के कुछ एरिया, उस समय जो बंगाल का था। फिर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आपके पेट्रोल इंडिया को लिबरेट करने के लिए कसम खा रहे हैं, वो सब है। इन दिस होली वॉर फॉर इंडिया, इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स। तो ये महात्मा, ये जो है जब ऑलरेडी जब हिस्ट्री पढ़ते हो इंडिया की, यू रीड दिस के इन्होंने ये अनाउंस किया था कि महात्मा द फादर ऑफ नेशन इन दिस होली वॉर अगेंस्ट फॉर इंडियाज लिबरेशन वी आस्क योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। ये जो है सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, रेडियो पर अनाउंस करते हैं, यू आस्क रीड ऑल दीज थिंग्स। मतलब ये तो आएंगे मतलब तुम ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ते हो, एंड वी विल कम टू दोस पार्ट। देन दिस अमेंडमेंट पार्ट है, उसमें हिमालयस दिखाए हुए हैं, हिमालय की नेचुरल ब्यूटी डिपिक्ट की हुई है। देन टेम्परेरी पोर्शन में आपका डेजर्ट का एक सीन दिखाया हुआ है। तो इंडिया की कल्चर को, नेचुरल रीजन्स को, सबको कवर किया है। फिर ओशियन का एक सीन दिखा दिया, ठीक है। फाइनली पार्ट 22 के अंदर ये सी फेरर सी ट्रेवल करते हुए ओशन का। सो इंडिया कल्चर को भी इन्होंने कवर करने की कोशिश की है, इन्होंने इंडिया की कल्चर को भी। अब देखो इंडिया का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से लिया है मैंने, ठीक है, और वहां से लिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपडेट होता रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक ऑथेंटिक कॉपी ली है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम पढ़ेंगे। एंड देन आई विल टेल के इसी चैप्टर के ऊपर आपका लक्ष्मीकांत क्या बोलता है। लक्ष्मीकांत कुछ नहीं है, इसके जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को उसने ओपन करके कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट, वेरी इजी, वेरी वेल प्लान डॉक्यूमेंट। बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी वकीलों वाली है, एडवोकेट्स वाली है, तो लीगल लैंग्वेज यूज करी गई है। इस वजह से कुछ लोग, अरे देयरफॉर इन क्लॉज दिस इट इज सेड सो क्लॉज 2 विल बी एप्लीकेबल, तो उसमें फिर लोग घूम जाते हैं। अरे आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत ही आसान है। तो देखिए ये जो किताब है, इसके अंदर ये जो पार्ट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहला जो आता है कंटेंट में प्रियम्बल, पहला पेज खोलेंगे तो ये तो किताब की तरह लिखा गया, तो इसको इसलिए कंटेंट में उसने पहले से बता दिया आपको। तो अदरवाइज तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली किताब खोलेंगे, पहला पेज प्रियम्बल आ जाएगा, और बाकी जो मैंने फोटो दिखाए थे वो थे ओरिजिनल, ठीक है। तो अब पार्ट 1 आ गया यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 आ गया सिटीजनशिप, पार्ट 3 आ गया फंडामेंटल राइट। इसी तरीके से आपके, और हर पार्ट के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 1 2 3 4। तो पार्ट 1 के अंदर 4 आर्टिकल हो गए, इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे हम। इस तरीके से चलते जाओगे तो 395 आर्टिकल आपके आ जाएंगे, 395 आर्टिकल्स आपके आ जाएंगे। तो इसके अंदर एक आर्टिकल ये बोलता है, 2 आर्टिकल ये बोलता है, 3 ये बोलता है, जो सिग्निफिकेंट आर्टिकल होगा वो पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग के 100 में ऐसा हो सकता है कि आपको 70 इंपॉर्टेंट मिले, लेकिन 100 के बाद 395 तक जाएंगे, उसमें मुश्किल से 50 इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसकी आवश्यकता नहीं। तो जहां नंबर याद करना होगा मैं बताऊंगा, वो नंबर आपको अपने आप याद हो जाएगा। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आज पढ़ाने का उद्देश्य नहीं था मेरा, मैं आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन से रूबरू कराना चाहता था कि ये क्या है क्या नहीं है, किसने बनाया नहीं बनाया, वो सब चीजें आएंगी आपकी। और इसको बनाने में कितना समय लगा, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं ये। तो लास्ट वाला जो पार्ट है 22, 2 वर्ष 2 years 11 month एंड 18 days। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब तुम इसको 2 11 18 से भी याद कर सकते हो, 2 नवंबर 2018। अब जैसे याद करना है आपकी मर्जी है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में। तो कि ये सवाल पूछा जाता रहता है प्रीलिम्स में, कितना समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कमेटीज के कौन कौन से। तो वो आई विल टेल देम, बट दीज पीपल हैव डन अ सिग्निफिकेंट वर्क,
तो यू शुड नो देयर नेम कि कौन था जो इतनी मेहनत कर रहा था आपके लिए, ठीक है। तो ये पार्ट 22 जो है, तो ये बोलता है कि इस संविधान का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या होगा, शॉर्ट टाइटल। तो बोलता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाएगा। अब किसी को इंडिया से दिक्कत होती है तो वो स्टार्टिंग में ही बोल देता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया और भारत एक ही बात है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदी में भी लिखा जाएगा तो इसलिए भारत का संविधान लिखा जाता है, ठीक है। फिर कमेंसमेंट कब से होगा, तो बोलता है कि इसका कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 से होगा। 26 जनवरी तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 50 बार शब्द यूज होगा इसमें। तो आपको वो डेट फिक्स कर लेनी है कि कमेंसमेंट कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। फिर इसका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज में भी आएगा, तो हाँ भैया आएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिशेस इट्स टेक्स्ट इन हिंदी आल्सो। एंड रिपील तो इससे क्या है, इंडियन जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, उसको रिपील कर लिया गया। और पुराने जितने भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिससे इंडिया गवर्न हो रहा था अभी तक, उसे भी रिपील कर लिया गया। और अब ये जो है काम में आएगा। तो ये पार्ट 22 में तो कुछ नहीं था, ये बताया था कि ये कब से आएगा। तो इसलिए मैं बजाय आपको ये याद कराऊं कि ये कब से आया, नहीं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में खुद दिया हुआ है। मैं ना किसी किताब से बता रहा हूँ ना कहीं से बता रहा हूँ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में खुद दिया हुआ है कि भाई कब किसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब से होगा, 26 जनवरी 1950 से कमेंसमेंट होगा, शुरुआत होगी इसकी। इसका टेक्स्ट हिंदी में भी आएगा। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रिपील करता है, क्योंकि वो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास किया करती थी। वी विल टॉक अबाउट देम टुमारो, ठीक है। सो अब बाकी हम लक्ष्मीकांत की किताब कवर करेंगे। ये चैप्टर 1 है, हिस्टोरिक बैकग्राउंड। I will request all of you to go through chapter 1 and 2 tomorrow. अच्छा, कल संडे है, एक दिन का टाइम दो मुझे, बिकॉज कल क्लास नहीं लेंगे, मंडे को क्लास लेंगे, ठीक है। ना कल ज्योग्राफी का क्लास होगा, ना कल पॉलिटी का क्लास होगा, ठीक। तो आई नीड, जनरली वीकेंड पे क्लास नहीं होगा, ठीक है। सैटरडे संडे मेरे रहेंगे, बाकी आप वीकडेज पे वी विल स्टडी, ठीक है। एंड इट वॉन्ट टेक मच टाइम, यू विल एंजॉय इट, that's my promise. So that's all for today. If there are any question, इसमें तो क्वेश्चन की कोई आवश्यकता है नहीं, बोलो। GS बोलिए बोलिए आप। इंडिपेंडेंस डे तो भैया 15 अगस्त को होता है, कौन सी दुनिया में हो। एंड फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, यस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इंडिया अपनाएगा। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इंडिया का सेलिब्रेट होगा 15 अगस्त 1947 को, कि उसी दिन मिली है। हाँ, अपने लोगों को इंडिपेंडेंस के बारे में मोटिवेट करने के लिए 26 जनवरी 1931 onward we were celebrating this day as Independence Day so as just to encourage every Indian citizen। जब देखो इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया के मात्र 14% लोग शिक्षित थे। शिक्षित का मतलब वो अपना नाम लिख सकते थे। ऐसे लोगों को आपको आजादी के बारे में बताना है तो आज जितना हम बात करते हैं उतना आसान नहीं था। इसलिए अवेयरनेस कि अंग्रेज हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी खुद ही एक्सप्लॉइटेशन बेस्ड थी, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था। इसलिए सबको अवेयर करना था, सबको बताना था कि सबका कॉमन इंटरेस्ट है इसमें। अंग्रेजों की जो नीतियां हैं हमें केवल एक्सप्लॉइट करने के लिए हैं, हम इनके अंदर केवल और केवल गरीब हुए हैं। इंडिया वाज ब्लीडिंग अंडर देम, इंडिया से जो है सारे रिसोर्सेस ले जाए जा रहे थे। तो उस सारी अंग्रेजों की डिजाइन को एक्सपोज करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड को स्ट्रेंथन करने के लिए 26 जनवरी 1931 ऑनवर्ड, 1930 ऑनवर्ड, इनफैक्ट 31 क्यों, 30 ऑनवर्ड वी वर सेलिब्रेटिंग दिस डे एज अ इंडिपेंडेंस डे। तो उसी की मेमोरी में हमने 26 जनवरी की डेट रखी। आई विल कम टू ऑल दीज थिंग्स। अब उन चीजों पे नहीं, आप जस्ट जो मैं बता रहा हूँ अभी 465 आर्टिकल, 66 आर्टिकल, उन सब की आवश्यकता नहीं है। 104 अमेंडमेंट, वी विल कम टू एवरीथिंग।
किसी को कोई ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कुछ नहीं आता, जीरो आता है आज की डेट में, तो बिलीव मी, बाय द एंड ऑफ 15 to 20 days यू विल नो एवरीथिंग, जो यहाँ हर किसी को आता हो। ये इतनी ब्यूटीफुल और इतनी सिंपल चीज है कि इसको कैसे नहीं आ सकती, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। एंड आई अश्योर यू दैट यू विल नो। तो न तो टुडे वी विल नो अबाउट व्हाट, तो मैंने बता दिया मैं आपको कल क्या बताऊंगा। और आप अच्छा अच्छा, थैंक यू बागेश्वर एंड नितिन, आप लोग लोगों की हेल्प करते रहते हैं, बताते रहते हैं। कन्फेडरेशन को थोड़ा सा और समझा दीजिए। कन्फेडरेशन एक पुअर फेडरेशन, ये समझ लीजिए आप, आपके चाचा जी, आपके ताऊ जी और उनके और एक्सटेंडेड फैमिली वाले एक बिजनेस चलाते हैं, बोलते हैं कि भाई आप अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस चलाते हैं लेकिन आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते उनको। तो मतलब आपको लगता है कि आपको किसी और बड़े कंपटीटर से खतरा हो सकता है, तो आप चारों मिलके एक नया और वेंचर स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ कुछ शेयर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी तरीके का है फेडरेशन और कन्फेडरेशन। तो कन्फेडरेशन जो होता है आपका, कन्फेडरेशन की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो जैसे फुटबॉल क्लब ने मिलके कन्फेडरेशन बना लिया, क्रिकेट क्लब्स ने मिलके कन्फेडरेशन बना लिया इवेंट कराने के लिए। तो आपको तो फेडरेशन समझना था, तो मैं और यूनिटरी समझना था, तो मैं तो फेडरेशन, कन्फेडरेशन, यूनिटरी तीन एंगल बताए थे। कन्फेडरेशन लूज फेडरेशन होगा, फेडरेशन हम ये जनरली बोलते हैं बराबर की पार्टनरशिप है। और जो आपके वो हैं, जो आपके यूनिटरी हैं, वहां पे कोई डिवीजन नहीं है, सारी की सारी पावर जो है एक ही सेंटर में है, एक ही पावर का केंद्र है, पावर के केंद्र दो नहीं है। बाकी फेडरेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं तो जस्ट आइडिया दे रहा था आपको, डोंट वरी कि आपका फेडरेशन डिटेल में पढ़ेंगे आएगा। अब वो क्वेश्चन आता है ना, इंडिया मतलब ऐसा फेडरेशन यूनिटरी बाइस है इंडिया में, तो फिर बताएंगे डिटेल में। और कितने अमेंडमेंट, कितने आर्टिकल है उनकी बिल्कुल चिंता नहीं, हाँ नंबर ऑफ अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाई दे टुक 2 month टाइम टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा अच्छा, सवाल पूछा था, आएंगे आएंगे, बताएंगे बताएंगे। 2 महीने बता दिया अब तो, आई थिंक योर डाउट इज क्लियर। 26 जनवरी 1930 से हम सेलिब्रेट करते आ रहे थे, 26 जनवरी हमारे लिए स्पेशल डेट था, 2 महीने बाद ही तो थी। तो बोले कि बाकी प्रिपरेशन कर लेंगे 2 महीने बाद, तो इट्स ओके, लेट्स सेलिब्रेट दैट डे आल्सो। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, जैसे ह्यूमनिज्म क्या है। ह्यूमन ह्यूमनिज्म मतलब ह्यूमन वेलफेयर को मतलब जो है हर एक्टिविटी के केंद्र पर, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को फॉलो करना है इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एनीवे, these things will come when constitution will be over. Don't ask these philosophical question in the beginning itself. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वैसे मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है, जो पूछना पूछो। ओके, पीडीएफ शेयर कर देंगे डेफिनेटली बागेश्वर। बता दिया अब तो, आपका क्वेश्चन हो गया। वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, फ्यूचर में रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। आई विल प्रोवाइड, आई विल सेंड पीडीएफ some I don't know from which group or where you are, so if you drop me a message I will send. Okay, अनएक्सपेक्टेड है क्लास? नहीं नहीं, मैंने तो बताया था पहले से। अच्छा, ओके